हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो जो हमने नई सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें कि हम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और 2023 का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। इसके हमने 3 वीडियो ऑलरेडी देख लिए हैं जिसमें कि हम अलग अलग वीडियोज़ में ज्योग्राफी, हिस्ट्री और जनरल साइंस की वीडियो देख चुके हैं। जितने भी पेपर आए थे, पेपर में क्वेश्चन आए थे, वो देख लिए थे। आज की वीडियो में हम 2023 के पेपर में जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन आए हैं उनको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में जिला स्तर पर, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रहा है, उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये हमको ध्यान रखना है, गलत और सही क्या पूछ रहा है इसके बारे में। जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख से अधिक नहीं होता है। या राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकता है। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट को में उपभोक्ता से कंज्यूमर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको संभालने के लिए एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकता है। या जिला फोरम के सदस्यों में एक से एक महिला सदस्य होगी, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये और ये। बाकी पहला वाला जो हमारा ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य, जो मुआवजे का दावा जो है 50 लाख नहीं बल्कि 20 लाख से अधिक नहीं होता है। ठीक है। उपभोक्ता शिकायत के विरुद्ध सरल और सस्ती त्वरित निवारण प्रदान करने के लिए जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत एजेंसियों की स्थापना की जाती है। प्रत्येक जिले में राज्य सरकार द्वारा स्थापित जिला फोरम के रूप में जाने वाला एक से अधिक नहीं, एक उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम होता है और जिला फोरम के सदस्यों में एक महिला सदस्य भी कंपलसरी होती है, अनिवार्य होती है। तो ये हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। एक पंचायत समिति है, पंचायती राज संरचना का कैसे संचालन करती है। क्या ब्लॉक स्तरीय निकाय, जिला स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे, या डी या ई। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला हमारा ब्लॉक स्तरीय निकाय पे। एक पंचायत समिति ब्लॉक स्तरीय निकाय पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला परिषद के मध्य की एक कड़ी होती है। ठीक है। विलेज और डिस्ट्रिक्ट के बीच में क्या होती है, एक कड़ी का काम करती है। और यह समिति ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई जो भी भावी योजनाओं, मतलब जो भी फ्यूचर में योजना आने वाली रहती है उनसे रिलेटेड रहती है और उनको फंडिंग वगैरह प्रोवाइड कराना, उनका सोशल वेलफेयर से रिलेटेड ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको लागू करवाती है और वित्त पोषण के लिए उनका क्रियान्वयन करती है। वित्त पोषण कहने का मतलब है उनको फंडिंग, जो भी अब योजना उसमें पैसे तो लगेंगे उसके लिए भी वो काम करती है। निम्नलिखित में से किसी समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। ये कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात की जा रही है। क्या सहयोग आंदोलन, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, या डी या ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे पहला ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिसको कम्युनिटी डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से डेवलप किया गया था, वो हमारा राष्ट्रीय विस्तार सेवा है। ठीक है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो है अमेरिका के सहयोग से देश में शुरू की गई थी और ये अप्रैल 1953 में स्टार्ट की गई थी, तैयार की गई थी और 2 अक्टूबर 1953 में इसका उद्घाटन किया गया था। इन दोनों कार्यक्रम का मूल विचार एक ही था। दोनों को केंद्र में और राज्यों में एजेंसी के अंतर्गत एकीकृत किया गया था। ठीक है। मतलब कुछ तो होना चाहिए ना, कहाँ से किस कोई संस्था होनी चाहिए जिससे ये रन करे, उसके लिए हमने केंद्र और राज्य में ये चीज़ें स्टार्ट की थी। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 अक्टूबर 1980 में की गई थी। इसका पर्पज़ क्या था, गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार के स्तर को ऊपर उठाना था। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 जो हमारा मूल अधिकार से संबंधित है, इसमें लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। एज यू नो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं, बहुत सारे उसके जो क्वालिटी हैं अलग अलग देशों से लिया गया है। जब आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ते हैं उसमें एक लाइन भी आप पाएंगे कि हमारे संविधान को एक तरह से तमाम देशों के संविधान को छानने के बाद से
बनाया गया है, मेन चीज़ें जो मुख्य इम्पोर्टेंट चीज़ें इंक्लूड की गई हैं उसमें। तो उसी तरह पूछा है कि कानून के समक्ष समानता का जो पॉइंट है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, तो कानून के समक्ष समानता की बात जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और कानून के समान संरक्षण की अवधारणा वाला जो ये पॉइंट है ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य का यह दायित्व है कि वह राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और एक समान रूप से उनको लागू भी करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो राज्य की मंत्रिपरिषद जो है विधानसभा के, मुख्यमंत्री के या फिर राज्यपाल के, किसके प्रति, तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, अनुच्छेद 164 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत जो है राज्य की मंत्रिपरिषद अपने सभी कार्यों के लिए सामूहिक रूप से, ठीक है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी मंत्रिपरिषद अपने पद पर तभी बनी रह सकती है जब तक कि विधानसभा में उसका विश्वास प्राप्त है। अगर देखिए विधानसभा से उसका विश्वास हट जाता है, मतलब कि अगर विधानसभा में उनका जो क्या होता है बहुमत गिर जाता है, तो सरकार ही गिर जाएगी। अनुच्छेद 163 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान कौन होगा, सीएम होगा, मुख्यमंत्री होगा। जैसे हमारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का होता है, सेम उसी तरह राज्यपाल और मुख्यमंत्री का होता है। ठीक है, और ये अनुच्छेद 163 में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, किस किस चीज़ों को लेकर के, निर्णय लेने की शक्तियों को लेकर, पूर्ण व्यवस्था को लेकर के, न्यायिक शक्तियों को लेकर के, प्रशासनिक शक्तियों को लेकर के। तो इसमें से कौन सा कथन हमारा सही हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। यानी कि हमने विकेंद्रीकरण का प्रोसेस जो है निर्णय लेने की शक्तियों को लेकर के किया था, स्थानीय स्तर पर संवैधानिक व्यवस्था स्थापित करने में लिया था, प्रशासनिक शक्तियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया था, और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को 1992 में पारित किया था। यह भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। इसी के तहत जो है हमने पंचायती राज, पहले पंचायती राज जैसा कोई चीज़ जो है संविधान में नहीं था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में इसको हमने ऐड किया। ठीक है, इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9। ये ग्राम पंचायत भाग 9 से जोड़ा गया, और नगर पंचायत जो है 9th ए से जोड़ा गया था। ठीक है, और इस भाग में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 और 243 ए से लेकर 243 सी तक नए अनुच्छेद को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में शामिल है कौन कौन, क्या भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्यसभा की बात हो रही है और डायरेक्ट चुनाव की बात हो रही है। अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, या इसमें से डी या ई, तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें से कई है, एक से अधिक आंसर है। क्या है, देखिए राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, और अप्रत्यक्ष रूप से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डायरेक्ट चुनाव वाली बात नहीं है, यहाँ पे इनडायरेक्टली रूप से चुने गए नागरिक को लिया जाता है। ठीक है, प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य शामिल होते हैं। और राज्यसभा भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा होती है, मतलब क्या होती है ये, उच्च सदन होती है, जिसमें वर्तमान में अभी 245 सदस्य हैं। 12 जो होते हैं वो उनको राष्ट्रपति चयन करता है, आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल वर्क के ग्रुप से, कैटेगरी से चयन करता है। अन्य सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जिनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। मतलब राज्यसभा के सदस्य जो है इनडायरेक्ट रूप से चुने जाते हैं, जबकि लोकसभा के सदस्य डायरेक्ट रूप से चुने जाते हैं, मतलब हम जिनको चुनाव दे करके, वोट दे करके भेजते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है, कॉलेजियम सिस्टम का, अपीलीय अधिकार क्षेत्र का, मूल अधिकार क्षेत्र का, डी या ई, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्योंकि जो हमारा मतलब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें
कॉलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र, इन तीनों का संबंध जो है सुप्रीम कोर्ट से होता है। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? तो इसके माध्यम से हम जजेस को चुनते हैं और उनका ट्रांसफ़र की प्रक्रिया भी इसी से संबंधित है, जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से, मतलब अब जजों का जो चुनाव होता है, मतलब जजों की नियुक्ति और ट्रांसफ़र, उसमें संसद नहीं घुसता है, वो कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से होता है। अपीलीय अधिकार क्षेत्र क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सुनाई, मतलब हाईकोर्ट ने कुछ ऐसा जो है अधिकार, ऐसा कुछ डिसीजन ले लिया है जो सर्वोच्च न्यायालय को वाजिब नहीं लगता है, तो वो उसके विरुद्ध भी क्या कर सकता है? डिसीजन ले सकता है। अनुच्छेद 132, 133, 134 और 136 में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता स्पष्ट की गई है कि ओवर हाई कोर्ट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट कैन टेक द एक्शन। अगला है हमारा मूल अधिकार वाली बात। तो मूल अधिकार तो ऑब्वियस ही बात है कि अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकार के क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया, और ये भी है कि अगर हमारा मूल अधिकार का हनन होता है तो हम डायरेक्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। ये भी हमारे पास क्या है, हम आम नागरिकों के पास ये अधिकार होता है कि जैसे हमारा फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। ठीक है, तो मूल अधिकार ऐसे विवाद से संबंधित है जिसमें विधि या तथ्य का कोई प्रश्न अंतर्निहित होता है, जिन पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व अथवा विस्तार निर्भर करता है। तो अब देखिए, मूल अधिकार से संबंधित कोई भी ऐसा मामला है जिसको लेकर के चीज़ें हो रही है, तो उसको एक्सप्लेन करने का जो राइट है वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन, जिसको अभी हमने पंचायती राज के लिए पढ़ा था। अधिनियम के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष। तो इसके अंतर्गत जो पंचायत में चुनाव लड़ने की जो एज है 21 वर्ष होनी चाहिए, बाकी 25 वर्ष लोकसभा के लिए मिनिमम एज को डिफाइन करता है। ठीक है, पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के लिए क्या क्या योग्यताएं? तो व्यक्ति की आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। व्यक्ति प्रवृत्ति विधि के अधीन राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, और वह संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के अधीन पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। पंचायत स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों का चुनाव डायरेक्ट रूप से होता है। पंचायत में चुनाव कैसे होता है? डायरेक्ट चुनाव होता है। और जिला परिषद के स्तर पर कैसे होता है? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट रूप से होता है। और इन सभी संस्थाओं निकायों का जो कार्यकाल है वो टेन्योर कितना होता है? 5 साल का होता है। तो यहाँ पर हमने पॉलिटी के जितने क्वेश्चन आए थे 2023 वाले पेपर में वो देख लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको सच में समझ में आई है एक्सप्लेनेशन, तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।